नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके में जो कला एवं संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत में कला एवं संस्कृत का उत्तरोत्तर विकास हुआ, एक्चुअली कला एवं संस्कृत जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और कला के अंतर्गत जो नृत्य कला आती, संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, इससे क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में पूछे जाते रहे। जबकि दोस्तों बता दें कि जो संस्कृत है उसके अंदर जो प्रथाएं होती, परंपराएं, खान पान, रहन सहन, भाषा, साहित्य, धर्म, जो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, प्रथाएं हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी जो ट्राइब होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जनजात कहाँ है। वह त्यौहार से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत में नृत्य कला का विकास प्राग ऐतिहासिक काल से ही हो चुका था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार पूछा गया है कि नृत्य करती हुई जो नर्तकी है, नर्तक की मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कि माउंट ऑफ द डेड सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, तो मोहनजोदड़ो था। इसी को मृतकों का टीला भी कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति थी, वो पूछा गया कि नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी, तो कांस्य की। और नृत्य कला पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक जो है नाट्यशास्त्र मानी जाती है, जिसकी रचनाकार भरत मुनि है। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्राचीन ग्रंथों में नटराज शिव का वर्णन मिलता है, जो नृत्य के देवता भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांडव नृत्य का जो प्रचलन है भगवान शिव ने ही किया था। अब दोस्तों इनसे सबसे क्वेश्चन तो उतना नहीं बनता, लेकिन जो ये कलाकार हैं किस नृत्य के, तो इनसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, मतलब आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। कई बार तो ये पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, आप कई बार देखे होंगे परीक्षा में कि पूछा गया क्वेश्चन है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्यों में आता है। सोनल मानसिंह इसके जो कलाकार हैं काफ़ी पूछे जाते हैं कि सोनल मानसिंह किस नृत्य कला से संबंधित है, कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस, तो ऐसे पूछा जाता है। सोनल मानसिंह और ये यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों आप हेमा मालिनी को तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये भाजपा में नेता भी रह चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी, रुक्मणी देवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। उनमें ये तीनों जो ऊपर लिखे हैं, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ आपको बता नहीं सकते। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जो सोनल मानसिंह है और यामिनी कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और भरतनाट्यम नृत्य कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। दोस्तों आपको बता दें जो कथकली है वो केरल में होता है। इसमें आंखों का संचालन, भौं का संचालन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कथकली में। मृणालिनी साराभाई शिवरमन कृष्णन कुट्टी, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी और शिवरमन किससे संबंधित है? कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों कलाकारों की भूमिका निभाई है यामिनी कृष्णमूर्ति ने। लक्ष्मी नारायण और राधा रेड्डी, इन्होंने भी कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकारी करी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो ओडिसी है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम की कलाकार भी रही थी, वो ओडिसी की भी कलाकार हैं। और संयुक्ता पाणिग्रहणी, इंद्राणी रहमान। दोस्तों आपको बता दें कि जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय रहा, तो इस वजह से ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम में कि बिरजू महाराज कथक से कौन से रिलेटेड थे? बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन भी हो चुका था। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, बिरजू महाराज। सितारा देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सितारा देवी किसकी कलाकार है? कथक। बिंदादीन महाराज भी, बिंदादीन, बिच्छू महाराज और बिरजू महाराज और सितारा देवी, ये सब लच्छू महाराज वगैरह क्या हैं कि कथक के बहुत फेमस कलाकार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो मणिपुरी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वो मणिपुर में होता है। छाबेरी बहनें, बिंबावली, गुरु अमली सिंह, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है, आप जानते ही हो मोहिनी अट्टम, भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, वही नृत्य मोहिनी अट्टम कहलाता है, केरल में ये होता है। कल्याणी अम्मा, भारती, शिवाजी, रागिनी देवी, ये सब कलाकार हैं मोहिनी अट्टम। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो लोक कलाएँ काफ़ी पूछी जाती हैं, पूछा जाता है ये रंगोली, आप जानते होंगे। देखिए दिवाली वगैरह पे, होली वगैरह पर महिलाएं और स्त्रियां, जो लड़कियां होती हैं, वो अपने घर को सजाती हैं रंगोली से। तो रंगोली कहाँ की कला है? महाराष्ट्र की। और साथिया कहाँ की कला है? गुजरात की। गोदना बिहार और छत्तीसगढ़ की है। आहपन बिहार की। मांडरा राजस्थान की। चौक पूर्णा ये उत्तर प्रदेश में। चौक पूर्णा कहने का मतलब है वही जो चौकी होती, नहीं, घर का जो मेन डोर होता है उसके सामने लोग जो रंगोली वगैरह लगाते हैं उसी को चौक पूर्णा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर त्यौहार पर, हर उत्सव पर, शादी विवाह में भी होता है। आपने देखा होगा शादी वगैरह होता है तो जब द्वार वर वगैरह सजाए जाते हैं तो उसी को चौक पूर्णा कहा जाता है। मेहंदी राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ भी सावन में मेहंदी लड़कियाँ लगाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हैं वो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि
टीचर भी नहीं कर पाते, स्टूडेंट की हम क्या बात करें। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ऐसे लोक नृत्य हैं जिनको याद करना काफ़ी कठिन है, टिपिकल है। तो इस वजह से आप इसको कम से कम 4-5 बार इस वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद बुक से भी रीड कर लीजिएगा, तो आपको हो सकता है याद हो जाए। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही देता हूँ, बाकी सबको पढ़ लेना है आपको कम से कम, क्योंकि बहुत कठिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रासलीला आप जानते ही हैं कि ब्रज में बहुत होती है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से जो करते थे रासलीला। नौटंकी उत्तर प्रदेश में तो फेमस ही है। चरकुला नृत्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कजरी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक होता है कजरी, एक होता है कजली। तो कजली महोत्सव कजली जो होता है वो कजली जो है वो महोबा में होता है, कजरी पूर्वांचल में होता है, जैसे मिर्ज़ापुर वगैरह में कजरी बरसात के महीने में होता है, वही सावन वाले महीने में। तो उत्तर प्रदेश में कजरी होता है पूर्वांचल में। तो कजरी लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। दोस्तों आपको बता दें गुजरात है, गरबा डांडिया तो आपको जानते ही होंगे। टिप्पानी, जुरियन, भवई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भवई कहाँ का है? गुजरात का। गरबा डांडिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रासलीला, लास्या, पणिहारी गुजरात। असोम जो है, असम, इसका पूरा असोम अब नया नाम है। असोम का जो बिहू है, बिछुआ, नट पूजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नट पूजा पूछा जाता है कि नट पूजा बिहू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे बिहू के बारे में पहले से। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमरा, होबजनाई, कली गोपाल। कली गोपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागा नृत्य, बगरुम्बा, अरे इतना इंपॉर्टेंट है। और अंकिया नाट, इसकी फेमस ये बहुत अच्छी नृत्य माने जाते हैं असम की, बगरुम्बा और अंकिया नाट असम की काफ़ी पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो काठी लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल में होता है, और गंभीर, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन ये सब पश्चिम बंगाल में होते हैं। केरल में क्या होता है? ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम, पदियानी होता है। और पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान। भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में। आपने देखा होगा भांगड़ा बजता है शादी वगैरह में। गिद्दा डांस, भांगड़ा डांस तो पंजाब का इंपॉर्टेंट है। डफ और धमान ये भी पंजाब में होता है। मिजोरम जो है खानट्टम और पाखोपिला, चिरुकान ये सब ये मिजोरम में होता है। जम्मू कश्मीर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है रऊफ डांस, मदजास और कूद दंडी नाच, दमाली। रऊफ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है रऊफ कई बार। दोस्तों आपको बता दें कि जो तमिलनाडु है यहाँ कुली, कोलट्टम, कावड़ी वगैरह लोक नृत्य जो है तमिलनाडु के काफ़ी फेमस है। मेघालय में लाहो, वांगला ये सब इंपॉर्टेंट है। गोवा, मांडी, झागोर, खोल, ढकनी। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। युद्ध नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश। कर्नाटक यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुनीता और करगा भी कर्नाटक में होता है। नागालैंड में चोंग, खैवालीम, नुरालीम होता है। मणिपुर में राखाल, नटरास और महाराष्ट्र राखावत ये इंपॉर्टेंट है मणिपुर वाला। उड़ीसा में सवारी, धुमरा, पैंका, मुडरी, छऊ। छऊ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें जो राजस्थान है वहाँ घूमर होता है। झूमर नहीं मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है, घूमर बोल रहा हूँ, घूमर डांस। तो राजस्थान वो आपने देखा होगा 52 गज का दामन वाला जो सॉन्ग है वो घूमर डांस ही है, उसमें राजस्थान में गाया गया है। तो घूमर, घपाल, पनिहारी, जिंदान, नेजा, गणगौर आदि ये राजस्थान के हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। कोली, लेच्छिम, गफा, बोहदा, गोरिजा, ललिता, तमाशा। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लावड़ी और तमाशा। मौनी, लेजम, पेवाड़ा। और दोस्तों आपको बता दें कि छऊ जो है कई जगह देखने को मिलता है, उड़ीसा में भी, झारखंड में, बिहार में भी कभी कभी। छऊ और सरहुल ये काफ़ी पूछा जाता है, झारखंड से रिलेटेड है। कर्मा, डांगी, सोहराई ये सब झारखंड के हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो उत्तराखंड है यहाँ गढ़वाली, कुमाऊँ ये सब जनजातियाँ, इसी वजह से वहाँ ये लोग नृत्य है। गढ़वाली, कुमाऊँ, झोरा, रासलीला, चपादी। दोस्तों आपको बता दें जो घंटा मर्दाला काफ़ी पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तो केरल का, वैसे आंध्र प्रदेश में भी इसको देखने को मिलता है। कुम्पी, सिद्धि, मधुरी, झड़ी। और पंडवानी छत्तीसगढ़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडवानी तो पांडवानी छत्तीसगढ़। गौड़ी, कर्मा, कर्मा इंपॉर्टेंट है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में होता है। झूमर इंपॉर्टेंट है, झूमर छत्तीसगढ़ में होता है, कुछ कुछ हरियाणा में भी देखने को मिलता है। और ऐसे घूमर राजस्थान में। डांगला, पाली हिमाचल प्रदेश में। धमान, झपेली, महातू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, जैता, डंडा नाच, डफ ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रमुख संगीत शैली है वो उनके गायक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्याल गायक कौन कौन से हैं। तो ख्याल गायक गाने वाले हैं गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भीमसेन जोशी किसके गायक हैं? ख्याल गायक हैं। अब्दुल करीम खां, रहमत खां, पंडित विनायक राव पटवर्धन, केसरबाई, ताराबाई, फयाज खां, पंडित कुमार गंधर्व। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ध्रुपद गायक हैं ये भी पूछे जाते हैं। पंडित चंदन चौबे, अल्लाह बंदे खां, नसरुद्दीन खां, पंडित सियाराम तिवारी, डागर बंधु जिन्हें जहीरुद्दीन तथा फैजुद्दीन कहा था, अभय नारायण मालिक। और जो कर्नाटक शैली के गायक हैं मल्लिकार्जुन हैं, श्रीनिवास अय्यर हैं, रामानुजन अयंगर हैं, रामअवतार रिकुडी हैं, बालमुरली टी.एन. कृष्णन है, सुश्री मणिकृष्णा स्वामी है। हिंदुस्तानी संगीत के गायक पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, शोभा गुड्डू, हीराबाई बड़ौदकर, श्रीमती मालिनी राजूरकर।
दोस्तों आपको बता दें कि जो शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज, विनायक राम, MS सुब्बुलक्ष्मी। गज़ल गायक का है बेगम अख्तर, रीता गांगुली, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी। पंडवानी गायक जो है तीजन बाई, ऋतु वर्मा, झंडू राम देवंगन। दोस्तों आपको बता दें कि जो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सरोद वादक कौन कौन है, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक पूछे जाते हैं। तो सरोद वाले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अली अकबर खां, अमजद अली खां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो अमजद अली खां, अली अकबर खां तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरोद वादक कौन कौन है, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, बिस्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा आदि। और शहनाई को बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां आदि। वायलिन डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम। संगीत शंकर कुनकैड़ी वैद्यनाथ, TN कृष्णन। सितार पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, साहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धमा आदित्य मुखर्जी। तबला जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन कौन से वादक है, तबला बिस्मिल्लाह खां। शहनाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बता दें जो बिस्वजीत राय चौधरी ये भी इंपॉर्टेंट है। अमजद अली खां, अली अकबर खां सरोद वादक। शहनाई का बिस्मिल्लाह खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वायलिन के डॉक्टर L सुब्रमण्यम, संगीता शंकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितार में पंडित रविशंकर तो इंपॉर्टेंट है, विलायत खां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तबला में जाकिर हुसैन को तो इंपॉर्टेंट ही है। गुदई महाराज, किशन महाराज काफ़ी इंपॉर्टेंट, किशन महाराज किससे, तबला वादक। जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट। फयाज खां भी इंपॉर्टेंट है। बांसुरी इंपॉर्टेंट बहुत है, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बहुत बार पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी याद। दोस्तों आपको बता दें कि जो बीड़ा है S बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण किरण, भागवतार, B दोराई स्वामी अयंगर आदि ये बीड़ा के। संतूर वादक भजन सोपारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भजन सोपारी का शिव कुमार शर्मा। ये सब कौन है, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, संतूर वादक। बीड़ा वादक कौन है, L बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण किरण, भगवतार, B दोराई स्वामी अयंगर। पखावज गोपाल दास और छत्रपत सिंह गाते इसको। उस्ताद सादिक अली खां रुद्र बीड़ा बजाते थे, असद अली खां भी। मृदंग ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, TB गोपाल कृष्णन। आधुनिक काल के प्रमुख चित्रकार एवं उनके द्वारा बनाए गए चित्र। दोस्तों क्या आपके मन में कभी ये नहीं आता कि हम पढ़ते हैं तो क्या हमारा नाम भी एक दिन बुक में छपे, जैसे ये लोग, इन लोगों के नाम हम याद कर रहे हैं तो ऐसा आपके भी नाम याद किया जाए। दोस्तों ये हमारे मन में भी आता है, ये आपके मन में भी आता है, बट दोस्तों इसके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इन लोगों के नाम आज हम बुक में पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग जन्म लेते हैं, बहुत लोग उसके बाद में अंत में दिवंगत होकर स्वर्गवास हो जाता है उनका, वो चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही लोग बिरले ही होते हैं जो अपना नाम धरा पर कायम कर जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है तब ये किताबों के पेज में छप रहे हैं, ऐसे नहीं छप रहे कि बस ऐसे बजा कर चले गए। दोस्तों आप इसको इतना सरल मत समझिए कि मतलब ये इतना सरल है हम भी बजा लेते। बजाना दोस्तों जिस प्रकार आपके लिए पढ़ाई कठिन लग रही है, वैसे हर व्यक्ति को अपना काम कठिन लगता है, दूसरे का काम सबको आसान लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे लोग देखकर आपको कह रहे होंगे कि आपका तो क्या है, 5 6 7 8 घंटे बैठकर पढ़ लेते, कुछ काम करना नहीं पड़ता। और आप दूसरे को देखकर कहते कि उसका तो बढ़िया है, आराम से वो काम करके अपने रुपए कमा लेता। तो कहने का मतलब दोस्तों दूसरे का वर्क सबको आसान लगता है, बट एवरी वर्क इज हार्ड वर्क। कहने का मतलब है हर काम कठिन होता है जब तक उसको तुम वर्क करके आसान नहीं बना लेते हो। दोस्तों आपको बता दें कि इसी प्रकार देखिए विद्या धन सबसे बड़ा धन माना गया इस वजह से क्योंकि इसको सब लोग करना नहीं चाहते। तो यदि आप अपना नाम ऐसे चाहते हैं कि हमारा जैसे लोग देखिए खान सर को जानते हैं, PW को जानते हैं, फिजिक्स वाला को इतने लोग जानने लगे, तो क्या जब वो शुरुआत में उनको लोग जानने लगे थे, नहीं आज हमको शुरुआत में कोई लोग नहीं जान रहे, तो कल को अगर मैं ऐसे वर्क करता रहा तो हमको भी लोग जान जाएंगे, तुम करोगे तो तुमको भी लोग जान जाएंगे। हमारे कहने का मतलब सिंपल इतना है, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के रूप में हो। कई दोस्त ऐसा है कि तैयारी करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो वो बड़े दुखी हो जाते। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आज खान सर की नौकरी NDA में लग गई होती तो आज वर्ल्ड के फेमस टीचर क्यों बनते। एजुकेशन के नंबर में नंबर 1 उनका यूट्यूब चैनल आता है। दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा का नाम आता है खान सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, फिजिक्स वाला, आज लोग लेते हैं नाम उनका। क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क किया। आप भी हार्ड वर्क करिए, आपका भी नाम लेने वाले आगे आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो आधुनिक काल के प्रमुख चित्रकार हैं उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि भारत माता के चित्रकार कौन है, अवनींद्र नाथ ठाकुर। स्वतंत्रता का स्वप्न, ताजमहल और शाहजहां की मौत, बुद्ध और सुजाता, आविष्कार, नंदलाल बोस, गांधी जी की दंडी यात्रा, कृष्णार्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ऋतु सिंगार। दोस्तों आपको बता दें जो असित कुमार हलदार हैं, नौवधु, कच देवयानी, कुणाल और अकबर। गगनेंद्र नाथ ठाकुर, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, स्वप्नलोक, मकबूल, फिदा हुसैन, घोड़ा, सभ्यता और हिंसा, आंखों पर पट्टे बांधे गंधारी।
नींबू बेचने वाला चित्र अमृता शेरगिल ने बनाया। यामिनी राय काला घोड़ा, छितेंद्र मजूमदार प्रतीक्षा, मनीष डी प्याऊ। दोस्तों आपको बता दें कि जो विश्व प्रसिद्ध चित्र उनके चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर, काफ़ी पूछा था इन्होंने बाज का। लियोनार्डो दा विंची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा का चित्रकार था, मोनालिसा का। माइकल एंजेलो काफ़ी फेमस चित्रकार हुए हैं विश्व के। द फॉल ऑफ मैन नामक कृति इन्होंने बनाई थी। माँ मेडोना का चित्र रफेल ने बनाया था। और बिशनदास सभी शेष फूल, नारी का रविन्द्रनाथ टैगोर ने, भारत माता का अवनींद्रनाथ टैगोर आपको पढ़ा ही चुका हूँ, कल की अवतार गगनेंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बसु उड़ीसा की एक दुकान। द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेलो का भी इंपॉर्टेंट है। द फॉल ऑफ मैन उस्ताद मंसूर तो इंपॉर्टेंट है, माँ मेडोना रफेल, और भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और माइकल एंजेलो की और है द फॉल ऑफ मैन। और द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। असित कुमार हलदार से अस्तित्व, और बस उड़ीसा की एक दुकान नंदलाल बसु। दोस्तों आपको बता दें कि जो शकुंतला वियोग है राजा रवि वर्मा, काफ़ी फेमस चित्रकार हुए हैं। पूछा जा सकता है कि राजा रवि को, पहली बात तो ऐसे पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा क्या एक थे चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, संगीतज्ञ? तो राजा रवि वर्मा चित्रकार थे फेमस, आप इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, पूछा जाता है। फिदा हुसैन के बारे में पूछा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन क्या थे? चित्रकार। और ढोलकिया इन्होंने बनाया था चित्र। मजाज आन बालकनी फ्रांसिस्को गोया। प्राचीन काल स्थापत्य शैलियाँ थी, काफ़ी पूछी जाती। दोस्तों आपको बता दें कि जो नागर शैली, बेसर शैली व द्रविड़ शैली है, काफ़ी पूछा है। जो उत्तर भारत के मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क का जो उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश, तिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू प्रदेश, सब उत्तर भारत के मंदिर जो है नागर शैली में मिलते हैं। बेसर शैली क्या है? जो बीच मध्य वाला भारत है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर झांसी, एलिफेंटा मंदिर महाराष्ट्र। और द्रविड़ शैली जो दक्षिण की मंदिर वो द्रविड़ शैली में मामल्लपुरम के मंदिर, मामल्लपुर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, मंदिरों का नगर इसे कहा जाता है, मीनाक्षी, अरे मदुरई को। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्थापत्य कला की प्रांतीय शैलियाँ काफ़ी पूछी जाती है। सरकी शैली, अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, ये सब सरकी शैली है, मतलब सरकी साम्राज्य के मतलब अधीन ये सब हुआ। सरकी शैली तब थी प्रभावी। अटाला मस्जिद जब बना, लाल दरवाज़ा मस्जिद बनी, झंझरी। और गुजराती शैली में भड़ोज की जामा मस्जिद बनी थी, खंबात की जामा मस्जिद, शेख फरीद का मकबरा बना था, हिलाल खां की काजी मस्जिद, सैयद आलम खां की मस्जिद, सीधी सैयद मस्जिद। ये सब दोस्तों उतना पूछा नहीं जाता, बट दोस्तों हम आपको इसलिए पूर्ण कंटेंट दे रहे हैं ताकि आपकी नज़रों से कोई बात छूटे ना, क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं जिनका आंसर बहुत मुश्किल ही लोगों को पता होता है। तो हो सकता है आपका दिमाग काम करे, वो भी आप सही कर ले जाएं। इस वजह से दोस्तों हमने सोचा है कि एक भी कंटेंट छोड़ा ना जाए, आपको हर जगह से मतलब परिचित करा जाए, दिया जाए, आपकी आंखों के नज़रों से सब चीज़ होकर गुजरे। छोटी सोना मस्जिद बंगाली शैली बनी, बड़ी सोना मस्जिद भी उसी में बनी है। कदल रसूल मस्जिद पंडुआ स्थित 400 गुंबद, ये सब पूछा नहीं जाता उतना। मालवा शैली, धार स्थित लाल मस्जिद, मंडू स्थित मलिक मगीस की मस्जिद, जामी मस्जिद, दिलावर खां की मस्जिद, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप देख लीजिएगा। चार मीनार और गगन महल, गोल गुंबद, ये सब दक्कनी शैली। कश्मीरी शैली में जामा मस्जिद बनी, हमदन मस्जिद बनी। हाँ, ये पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। ललित कला अकादमी 1954 में, सब नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी। दोस्तों आपको बता दें कि जो ललित कला अकादमी है वो साहित्य अकादमी, सब 1954 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में सब स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1954 नई दिल्ली में। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1957 नई दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी 1952 नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1961 में नई दिल्ली में हुआ, NCERT। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में, कुछ स्रोतों में से 1985 दिया गया, नई दिल्ली में भी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हिंदुओं के त्यौहार काफ़ी पूछे जाते हैं। दुर्गा पूजा संपूर्ण भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में काफ़ी देखने को मिलती है, और दुर्गा पूजा तो पूरे भारत में मनाई जाती है, आ भी रहा है, 10-15 दिन के बाद आ जाएगा, बस 10-15 दिन के बाद। गणेश उत्सव जो संपूर्ण भारत में, लेकिन विशेष महाराष्ट्र में काफ़ी मनाया जाता है, गणपति बप्पा मोरया। और ये दुर्गा माता वाला जो है दुर्गा पूजा, ये भी संपूर्ण भारत में मनाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव महाराष्ट्र में विशेष मनाए, बाकी तो पूरे भारत में मनाए। बिहू असम में, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। बिहू असम में, ओणम केरल में। दोस्तों आपको बता दें कि जो ओणम है केरल में है, आप बहुत लोग तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल केरल में। पंजाब लोहड़ी जो खिचड़ी वाला होता है। नासिक महाराष्ट्र में कुंभ पर्व लगता है, पूरे कुंभ पर्व 4 जगह लगते हैं। नासिक महाराष्ट्र में लगता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में वहाँ लगता है, प्रयाग इलाहाबाद में तो आप जानते ही होंगे, हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है। बिठोवा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पुरी का रथ त्यौहार पुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी वाला। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश। शिवरात्रि संपूर्ण भारत में। दशहरा विजयदशमी संपूर्ण भारत में। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गुरु नानक जयंती, गंगा
ये सब संपूर्ण भारत में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, बंगाल की खाड़ी के बाद से गंगा सागर है, समझो गंगा यहाँ मिलती। छठ पूजा बिहार में अब तो संपूर्ण भारत में मनाई जाती है, लेकिन फेमस बिहार की है। बैसाखी पंजाब में, बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें किस प्रकार आपको अब कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को थोड़ा और जोर दीजिए, क्योंकि अब 1 महीने ही एग्ज़ाम को बचे हैं यूपी पेट के। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि 15 या 20 दिन पहले से आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक यूपी ने, जैसे हिस्ट्री का मैं जब एक मैराथन प्रोवाइड करूंगा तो उसमें अब तक जितने यूपी ने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हैं विद आंसर, और ये भी उसमें लिखा रहेगा कि ये किस परीक्षा में पूछा गया यूपी द्वारा और कब पूछा गया, किस वर्ष में, और हम उसका आंसर भी आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो एक्सप्लेन करने लायक होगा उसमें वो भी बता देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आशा करता हूं कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे पेट में। और दोस्तों आपको कम से कम, देखिए हम आपको उतना नहीं कह रहे हैं, जो अभी शुरुआती तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कई लड़के ऐसे हैं जो इंटर पास आउट होते हैं डायरेक्ट तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों को थोड़ा जीएस वगैरह कमज़ोर रहता है, क्योंकि स्टूडेंट जो साइंस वाले होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो लोग भी कम से कम 75 से नीचे तो लाना नहीं है, तो अपने आप में दिमाग में बैठ लीजिए, बल्कि हमें सोचना हमेशा 85 नंबर। अगर आप 85 नंबर लाते तो आपका परसेंटाइल में 99.99 चला जाएगा दोस्तों। बट 85 नंबर लाना उतना एग्जाम में आसान नहीं होता। बड़े बड़े टीचर जो कि बहुत परीक्षाओं को टॉप कर चुके वो भी 85 नहीं ला पाते। तो कहने का मतलब है वो लक बाई चांस है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन तो आ रहा होता है बट सिली मिस्टेक, ह्यूमन एरर नाम की चीज़ होती है, गोला भरने में थोड़ा गलती हो जाती है इस वजह से। लेकिन फिर भी आपको 80+ हमेशा लाने की सोचना है। यदि आपका 80+ है तो आप जितना भी पेपर होगा मैक्सिमम अच्छे पेपर, उनमें आपका सब में आपका कट ऑफ क्लियर रहेगा। वैसे दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके यदि 75 भी आते हैं तो भी आप जैसे लेखपाल वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको क्लियर कर पाएंगे, आप उसमें कट ऑफ में रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा कट ऑफ चली जाती तो आपको बाद में दुख होगा कि हम 1-2 नंबर से चूक गए। पिछली बार देखिए 62 कट ऑफ गई थी वो लेखपाल मेंस में बैठने वालों की 2 लाख, लेकिन इस बार इतने लड़के ज़्यादा बुलाए नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब आप हमेशा ये सोच कर रखिए, देखिए उतना भी पेपर आसान नहीं होगा, चूँकि स्ट्रेटेजी के और करंट जिस पोर्शन में आता है लड़के उतना पूरा नहीं कर पाते। देखिए अगर मैथ है, हिंदी, उसमें पूरा में पूरा कर सकते हैं आप, लेकिन करंट वगैरह में आप पूरा में पूरा नहीं कर सकते कितना भी पढ़ लें। और वैसे स्ट्रेटेजी के भी ऐसा होता है। जीएस में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टीचर बुक में भी ढूंढने में नहीं मिलते, हम क्या वादा करेंगे कि 100 में 100 ला सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आपको हमेशा 80+ सोच कर चलना है, और मेहनत आपको इतनी करनी है कि सोच 90, अगर पेपर आसान आ जाता तो आप 90 भी ला सकते हैं, बट पेपर हमारे दिमाग से उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार कैंडिडेट ज़्यादा है, तो यदि ज़्यादा आसान दे देंगे पेपर तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। जब कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है तो ये अफवाह हो जाता है कि पेपर में चीटिंग हुई। वैसे वो दोस्तों पेपर लीक होने से कोई बचता नहीं है, हर पेपर में थोड़ा बहुत धांधली हो ही जाती है। बट दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई को अपनी थोड़ा और धार दे देनी है, अर्थात तेज कर देनी है। जहां आप 10 घंटे पढ़ रहे थे आप 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए। आप कंटिन्यू पढ़िए, पढ़ते रहिए और सफलता आपके चरण चूमेगी। इसी बात के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।